Hello students. So today we will start next chapter 12, that is thermodynamics. So what is thermodynamics? It is basically a branch of science that deals with the concept of heat and temperature and interconversion of heat into other forms of energy. So साइंस में बहुत सारी ब्रांचेस हैं. जब हम मैकेनिक्स की बात करते हैं मैकेनिकल फिजिक्स बोलते हैं, ग्रेविटेशन की बात करते हैं ग्रेविटेशनल फिजिक्स बोलते हैं. क्लियर? ऐसे ही रोटेशन की बात करते हैं रोटेशनल डायनामिक्स बोलते हैं. तो अगर हम जब हीट और टेम्परेचर की बात करते हैं, जब हीट और टेम्परेचर या कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर, तो हम एक ब्रांच से डील करते हैं साइंस की, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स. सो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर इन इंटर कन्वर्जन ऑफ heat into other forms of energy is called thermodynamics. So thermodynamics में आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ definitions, कुछ concepts पढ़ने हैं thermodynamics के. So what is a thermodynamic system? Thermodynamic system क्या होता है? So basically thermodynamic system is an assembly of large number of particles having a certain value of pressure, volume and temperature. एक सिस्टम है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और हर पार्टिकल की कुछ प्रेशर की वैल्यू है, हर पार्टिकल का कुछ प्रेशर है, कुछ वॉल्यूम है, कुछ टेम्परेचर है. ठीक है ना? मतलब एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा सिस्टम है. उस पूरे सिस्टम का थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को हम डिफाइन कर सकते हैं किसी प्रेशर से. किसकी सिस्टम का इस बॉक्स है, सपोज इस बॉक्स में इतना प्रेशर है, इसका इतना टेम्परेचर है और इसका इतना वॉल्यूम है. सो प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर ऑल्सो कॉल्ड थर्मोडायनामिकल वेरिएबल. प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर ऑल्सो कॉल्ड थर्मोडायनामिकल वेरिएबल. नेक्स्ट इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? कोई भी सिस्टम जो कि थर्मोडायनामिक सिस्टम हमने पढ़ा, कोई भी सिस्टम हम कब बोलेंगे? जब थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम में है. कब बोलेंगे? जब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, मतलब उसकी कोई सराउंडिंग्स के साथ. थर्मोडायनामिक्स में क्या होता है? एक सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम है और बाकी सारा क्या है? सराउंडिंग्स है. ठीक है, तो एक सिस्टम, इसके अंदर सपोज कुछ हीट एनर्जी है. जब इस सिस्टम से हीट एक्सचेंज ही नहीं हो रही सराउंडिंग्स में, सपोज यहां से कुछ सराउंडिंग्स में हीट ही एक्सचेंज नहीं हो रही, तो हम कैसे बोलेंगे कि ये टेम्परेचर थर्मल इक्विलिब्रियम में है. किसमें है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है. अगर इस पे, इस सिस्टम पे कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रही, सारी तरफ से फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, हम पढ़ते हैं. ठीक है, कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रही, तो कैसा सिस्टम होता है वो? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में. ठीक है, so thermal equilibrium in which no heat exchange, mechanical equilibrium in which there is no unbalanced force. Next is chemical equilibrium. What is chemical equilibrium? जिसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो उस सिस्टम में, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है जो उनके पार्टिकल्स का चेंज ना हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो, उससे कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स ना बने उसमें सिस्टम में. सो दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम. तो पूरा सिस्टम एक थर्मोडायनामिकल सिस्टम हम कब बोलेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है? थर्मोडायनामिकल सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होगा? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में जब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, प्लस जब वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो, प्लस जब वो केमिकल इक्विलिब्रियम में हो. जब ये तीनों इक्विलिब्रियम रीच करेंगे, जब ये तीनों इक्विलिब्रियम होंगे सिस्टम में, तो हम बोल सकते हैं वो पूरा सिस्टम क्या है? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है. ठीक है, किसमें है? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में. सो थर्मोडायनेमिक सिस्टम और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पढ़ा. अब थर्मोडायनेमिक्स जब साइंटिस्ट ने इसकी स्टडी करनी स्टार्ट करी, ये ब्रांच स्टार्ट हुई थी, बहुत सारे लॉज भी दिए थे, तो वन बाय वन पढ़ते हैं इसमें. सबसे पहले हमने पढ़ना है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो व्हाट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? सपोज मेरे पास ये कंटेनर है ए, ठीक है, एक कंटेनर है ए, ये दूसरा कंटेनर है बी और ये थर्ड कंटेनर है सी. क्लियर? अब इसके बीच में ये लिखा हुआ है डायाथर्मिक वॉल और एडियाबैटिक वॉल. अब एडियाबैटिक क्या होता है? आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, नहीं किसी को पता तो मैं बताता हूं. एडियाबैटिक होता है ऐसी चीज जिसमें से हीट एक्सचेंज नहीं होती. ठीक है, एडियाबैटिक क्या चीज है? जिसमें से हीट एक्सचेंज नहीं होती. और डायाथर्मिक वॉल क्या होती है? जिसमें से हीट एक्सचेंज होती है. क्लियर? एडियाबैटिक इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो फ्लो ऑफ हीट. दैट मीन्स इस सिस्टम से इस सिस्टम में या इस सिस्टम से इस सिस्टम में कोई हीट फ्लो नहीं होगी. क्लियर? बट डायाथर्मिक क्या होता है? डायाथर्मिक होता है जिसमें से हीट फ्लो हो जाती है. तो एक बीच में एक मेम्ब्रेन है, डायाथर्मिक वॉल बनाया हुआ है. दैट मीन्स ए से इस सिस्टम से सी में हीट एक्सचेंज हो जाएगी, या बी से सी में हीट एक्सचेंज हो जाएगी, ये बीच में से आराम से हीट एक्सचेंज हो जाएगी. बट
एडियाबैटिक वॉल में हीट एक्सचेंज नहीं होती, ठीक। सो डायथर्मिक इन विच देयर इज अ हीट एक्सचेंज एंड एडियाबैटिक इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट. So what zero law of thermodynamics states? When a thermodynamic system A and B are separately in thermal equilibrium with the third dynamic C, then the system A and B are in thermal equilibrium with each other. बहुत सिंपल रूल है क्या. सपोज मेरे पास ये तीन सिस्टम है. A जो है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है किसके, C के. A जो है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है C के, और B भी है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है C के. कैसे, सपोज A हॉट बॉडी है, C कोल्ड बॉडी है, तो यहां से यहां हीट एक्सचेंज होगी, यहां से यहां हीट एक्सचेंज होगी ना. हो सकती है डायथर्मिक वॉल है, A हॉट है C कोल्ड है, दोनों टच कर रहे हैं, ठीक है, सेपरेटली. तो A पहले सपोज B है ही नहीं, A यहां से इसके साथ टच किया, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो यहां से यहां हीट एक्सचेंज होगी. कब तक होगी, जब तक इन दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता. टेम्परेचर सेम होने के बाद क्या होगा, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, फिर फर्दर हीट एक्सचेंज नहीं होगी. हमने प्रीवियस चैप्टर में थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा था, यही तो कंसेप्ट था, ठीक है. तो सपोज A वाला जो ब्लॉक है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है C के साथ. नेक्स्ट जो B ब्लॉक है वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है C के साथ, ठीक है. वो भी ऐसे आएगा, सपोज ये हॉट है या कोल्ड है, तो कब तक होगा, जब तक इनका टेम्परेचर इक्विलिब्रियम नहीं होता. तो जीरोथ लॉ का कहता है, अगर A thermodynamic system A is in thermal equilibrium with this system, this B is in thermal equilibrium with this system, then this both system A and B are in thermal equilibrium with each other. भले ही इसमें एडियाबैटिक वॉल लगाए बीच में, कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगी, पर अगर सेपरेटली A और C थर्मल इक्विलिब्रियम में है, B और C थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो A और B भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे. मैथ्स में पढ़ते हैं ना, A इक्वल टू B, B इक्वल टू C, दैट मीन्स A इक्वल टू C, वही कंसेप्ट है. So note that the zeroth law implies that temperature in which is the which have same value for all the system. One second, there is some mistake here. So note that zeroth law implies that temperature is a physical quantity which have same value for all the system that are in thermal equilibrium with each other. और यही पढ़ा हमने. उन्होंने बोला कि तो टेम्परेचर जीरोथ लॉ से हमें कुछ टेम्परेचर के बारे में पता चला क्या, कि टेम्परेचर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि सेम रहती है कब, जब सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो. सपोज मेरे दोनों हैंड्स, दो सिस्टम है A और B, इनको आपस में ज्वाइन कर दिया, ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है. मतलब इसके बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगी. कब नहीं होगी, जब ये दोनों टेम्परेचर क्या है, सेम है, इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर सेम है, तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है. क्लियर. सो यहां से मैं फिजिकल क्वांटिटी का पता चला, किसका, टेम्परेचर का. सो इफ टेम्परेचर ऑफ A इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ C, temperature of B is equal to temperature of C, then temperature of A is equal to temperature of B. So if TA equal to TC, TB equal to TC, then TA equal to TB. This is B. So ये क्या है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसका, इस जीरोथ लॉ का. अगर ये इसका टेम्परेचर इसके साथ इक्वल है, इसका इसके साथ इक्वल है, तो ये TA और TB टेम्परेचर भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. सो दिस इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें क्या पता चला, टेम्परेचर के बारे में पता चला. सो व्हाट इज टेम्परेचर, द फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइंस वेदर और नॉट द गिवन सिस्टम A इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द अनदर सिस्टम B. यही तो है ना, कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, वो क्या बताती है कि एक जो सिस्टम है थर्मल इक्विलिब्रियम में है, वो दूसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं. अगर फिजिकल क्वांटिटी जिसका नाम टेम्परेचर है, अगर वो दोनों सिस्टम की सेम है, दैट मींस ये दोनों सिस्टम कैसे हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, नहीं तो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है. सो टेम्परेचर इज द फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइंस वेदर और नॉट द गिवन सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द अनदर सिस्टम. सेकेंड इज हीट. सो व्हाट इज हीट, हम प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं. हीट इज द एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. तो अभी हमने टेम्परेचर पढ़ा, टेम्परेचर से क्या पढ़ा, हीट कब फ्लो होगी. सपोज एक हॉट बॉडी है, कोल्ड बॉडी है, तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट फ्लो होगी. क्लियर. तो ये क्या है, एक तरह की एनर्जी है. क्लियर. हीट इज द एनर्जी. अब नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं हम, एक न्यू टर्म इस चैप्टर में आपके लिए, दैट इज इंटरनल एनर्जी. अभी तक हम एक्सटर्नल एनर्जी पढ़ते हैं. हर सिस्टम की अपनी एक इंटरनल एनर्जी भी होती है. सो व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, इट इज द टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय सिस्टम ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन एंड मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन. अब एक सिस्टम है, सिस्टम में पार्टिकल्स हैं. एक तो पार्टिकल्स कुछ अपनी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में है, कुछ अपनी पोजीशन में पड़े हैं, ठीक है. और सेकंड क्या है, वो पार्टिकल्स मूव भी कर रहे हो सकते हैं, अगर उसमें हीट फ्लो हो रही है, सपोज मूव कर रहे हैं वो पार्टिकल्स. क्लियर. तो
उस जो पूरा सिस्टम है वो दो तरह की एनर्जी पोजेस करेगा जो कि मिलके इंटरनल एनर्जी बनाती है। ठीक है, कौन सी दो तरह की एनर्जी पोजेस करेगा? एक एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, एक एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन। एक मोशन की वजह से और एक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। और ये वर्ड्स हमने पहले सुने हुए हैं। मोशन की वजह से कैसी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो इंटरनल एनर्जी टोटल एनर्जी है सिस्टम की ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूलर मोशन एंड मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू, यू से डिनोट करते हैं इसको। सो इंटरनल एनर्जी में जो दो क्वांटिटीज हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। द एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन इज कॉल्ड इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज अ सम ऑफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाट इज इंटरनल काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी possessed by that system due to molecular motion, molecules के motion की वजह से जो एनर्जी है that is internal kinetic energy. It is denoted by UK, U सबस्क्रिप्ट में K is for kinetic and it is a function of temperature. कोई भी सिस्टम है उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके क्या करते हैं? मॉलिक्यूल्स जो है वो वाइब्रेट करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे। ठीक है ना, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे इंटरनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। क्लियर? सेकेंड इज द एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। कॉन्फ़िगरेशन की वजह से क्या है? इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी है। इट इज डिनोटेड बाय यूपी एंड इट इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन है? वॉल्यूम का। ठीक है, वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी ना किसी भी पार्टिकल्स की कॉन्फ़िगरेशन। So that is a function of temperature and potential energy is a function of volume. So total internal energy, जो total internal energy है that is equal to internal kinetic energy plus internal potential energy. So इसके बारे में कुछ facts हैं. In case of an ideal gas or perfect gas, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर जीरो। जो आइडियल गैस की अगर बात करें हम, आइडियल गैस या परफेक्ट गैस, तो उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेज क्या होते हैं? जीरो होते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। सो नो वर्क इज डन इन चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स जीरो होंगे तो हमें कुछ वर्क ही नहीं करना पड़ेगा उसके डिस्टेंस को चेंज करने पे। सो देयर इज नो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आती है? कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, या उसको चेंज करने में जो वर्क लगा दैट स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें कुछ वर्क ही नहीं करना पड़ेगा आइडियल गैस में। तो आइडियल गैस की इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जीरो होती है। तो आइडियल गैस में जो इंटरनल एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती है। इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जीरो। एंड सेकेंड इज इन केस ऑफ रियल गैस इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर नॉट नेग्लेजिबल। रियल गैस की केस में क्या होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं। दैट मीन्स इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है तो हमें उसकी कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब करने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा। और वर्क कहां पर स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो रियल गैस के केस में जो टोटल इंटरनल एनर्जी है दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। बट इन केस ऑफ आइडियल गैस इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। सो टोटल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? ये आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चन में भी आ सकता है। क्लियर? आपने सब ये केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। Next is thermodynamic state variables. So these are the parameter which describe the equilibrium state of system. अब ये कोई भी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं तो हम उसके लिए हम कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, that are thermodynamic state variables. There are two types of variable: intensive variable and extensive variable. The variable with changes with the size of system, जो सिस्टम के साइज के साथ वेरिएबल चेंज होते हैं, that are extensive variable. ठीक है, और जो साइज के साथ चेंज नहीं होते सिस्टम के दैट आर इंटेंसिव वेरिएबल। जो साइज के साथ चेंज नहीं होते, जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम जैसे जैसे साइज बढ़ाएंगे वॉल्यूम चेंज होगा, वो वॉल्यूम वाला वेरिएबल चेंज होगा, तो दैट इज एक्सटेंसिव वेरिएबल। ठीक है ना, और जो साइज के साथ चेंज नहीं होते सिस्टम के दैट इज इंटेंसिव वेरिएबल। क्लियर? सो दीज आर टू थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स। नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। सो इट represents the connection between state variables of system. The equation of state of an ideal perfect gas is given by PV is equal to nRT, where P is the pressure, V is the volume, N is the number of moles, R is the gas constant for 1 mole and T is the temperature. So equation of state PV is equal to nRT. Self explanatory है, आप सबने इसको जरूर पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। प्रेशर, वॉल्यूम, N, R and T. Next is thermodynamic process. So a thermodynamic process takes place when some changes occur in the state of thermodynamic system.
तो बेसिकली क्या है, सपोज मेरे पास दो सिस्टम है, इसका प्रेशर है P1 V1 T1, ठीक है, प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर है T1, इसका प्रेशर है P2, वॉल्यूम है V2, टेम्परेचर है T2। तो सब जब हमने इसको ज्वाइन कर दिया इन दो सिस्टम को, सपोज इनका प्रेशर चेंज हुआ, सपोज टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, ठीक है, या ऐसे हो सकता है प्रेशर, दोनों को ज्वाइन कर दिया, बीच में से वॉल हटा दी, तो क्या होगा, दोनों का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, मतलब एक सिंगल बॉक्स बन जाएगा, है ना, जिसका वॉल्यूम ट्वाइस हो जाएगा, तो वॉल्यूम चेंज हुआ। कई बार क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, कई बार टेम्परेचर चेंज होता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। सो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस क्या हैं, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस टेक्स प्लेस व्हेन सम चेंजेस अकर इन द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, और थर्मोडायनेमिक पैरामीटर ऑफ सिस्टम चेंजेस विद टाइम। जब सिस्टम के थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स चेंज होते हैं, थर्मोडायनामिक्स पैरामीटर कौन से हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जनरली इसी की बात करते हैं हम। थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स चेंज होते हैं टाइम के साथ, तो हम बोलते हैं ये कुछ प्रोसेस हो रही है, ठीक है, उस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में कुछ प्रोसेसेस हो रही हैं, और वो प्रोसेसेस कैसी होती हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। तो मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हैं जिसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। So what is isothermal process? It is that process which occurs at constant temperature. जब कोई भी प्रोसेस हो रही हो, कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रही हो और उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, जैसे मैंने एडियाबैटिक वॉल्व में बताया था, जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होती। दैट मीन्स कोई भी जब थर्मोडायनेमिक सिस्टम में कुछ चेंजेस हो रहे हो, कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रही है, बट जिसमें हीट एक्सचेंज ना हो, ठीक है, जिसमें हीट एक्सचेंज ना हो, ना कुछ उस सिस्टम से कुछ हीट बाहर जाए, ना उस सिस्टम के अंदर कुछ हीट एंटर करे, क्लियर, कोई भी हीट एक्सचेंज ना हो, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। सो आइसोथर्मल प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, एडियाबैटिक प्रोसेस इन विच हीट रिमेन्स कांस्टेंट, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। नेक्स्ट इज आइसोबारिक प्रोसेस, नाम से ही पता चल रहा है, बारिक, बार मतलब प्रेशर की यूनिट होती है बार, आइसोबारिक मतलब जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहे। सो इट इज अ प्रोसेस विच अकर एट कांस्टेंट प्रेशर, कुछ प्रोसेस हो रहा हो बट जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहे, दैट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज आइसोबारिक प्रोसेस। एंड नेक्स्ट इज आइसोकोरिक प्रोसेस, क्या रह गया, वॉल्यूम, ठीक है, तो जिस प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज ना हो, वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। सो आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें हीट चेंज ना हो, आइसोबारिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो, आइसोकोरिक प्रोसेसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो, क्लियर। सो दीज आर थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। तो इसमें से हमारे को इन दो प्रोसेसेस के बारे में डिटेल में पढ़ना है। फर्स्ट इज आइसोथर्मल प्रोसेस एंड सेकंड इज एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट इज आइसोथर्मल चेंज। आइसोथर्मल प्रोसेस में कुछ आइसोथर्मल चेंज होता होगा, क्लियर। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो चेंज क्या होगा, दो और चीजें क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो चेंज क्या होगा, वॉल्यूम और प्रेशर। सो अ चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्मल चेंज। आइसोथर्मल चेंज का मतलब है टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। बाकी दो स्टेट वेरिएबल कौन से हैं, एक प्रेशर और एक वॉल्यूम। सो जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो, टेम्परेचर चेंज ना हो, दैट इज आइसोथर्मल चेंज। इन सच अ चेंज देयर इज अ फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द गैस एंड इट्स सराउंडिंग्स। सो ऐसे चेंज में फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट होती है, किसमें, गैस और सराउंडिंग्स के बीच में, ठीक है। सपोज ये मेरे पास एक गैस वॉल्यूम है, क्लियर, ये मेरे पास क्या है, एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है, और बाकी इसके बाहर क्या है, सराउंडिंग्स है, ठीक है। तो इसके और सराउंडिंग्स के बीच में थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस हो रहा है। कैसा प्रोसेस हो रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, बट चेंज क्या होगा, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होगा इसके और सराउंडिंग्स के बीच में। सम एग्जांपल ऑफ दीज आइसोथर्मल चेंजेस, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग प्रोसेस एंड बॉइलिंग प्रोसेस। हमने इसे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। मेल्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, आइस मेल्ट करती है वाटर में, टेम्परेचर 0 डिग्री पे ही रहता है। और बॉइलिंग प्रोसेस में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट के बाद 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस वेपर्स तक जाता है ना। सो दैट इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल चेंज, मेल्टिंग प्रोसेस और बॉइलिंग प्रोसेस। अब टू एसेंशियल कंडीशंस फॉर अ परफेक्ट आइसोथर्मल चेंज आर, दो एसेंशियल कंडीशन होती है आइसोथर्मल चेंज की। क्या दो एसेंशियल कंडीशन होती है, द वॉल्स ऑफ कंटेनर मस्ट बी परफेक्टली कंडक्टिंग टू अलाउ फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द गैस एंड सराउंडिंग। तो मैंने बोला था, सपोज मेरे पास ये एक
सिस्टम है, ठीक है। तो इसकी जो वॉल्स हैं, ये जो कंटेनर है सपोज जिसमें गैस है, इसकी जो वॉल्स हैं वो वॉल्स क्या होनी चाहिए, परफेक्टली कंडक्टिंग होनी चाहिए, जिसमें हीट एक्सचेंज हो सकती है, ठीक है। हीट एक्सचेंज होने का मतलब ये नहीं है टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, हीट एक्सचेंज हो सकती है बट उस प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है। हीट एक्सचेंज हो सकती है। सो टू अलाउ अ फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम दैट इज गैस एंड इट्स सराउंडिंग्स। Second is the process of compression or expansion should be slow as to provide time for exchange of heat. जो हम compress करेंगे, सपोज हमने किसी गैस को compress किया या किसी गैस को expand किया, ठीक है, ये एक तरह का प्रोसेस ही है, किसी गैस को compress किया, ठीक है। तो क्या किया, कंप्रेस जब हम कर रहे हैं किसी कंटेनर में पिस्टन लगा के गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, तो जो कंटेनर की वॉल्स है मैंने बोला वो परफेक्टली कंडक्टिंग होनी चाहिए, उसमें से धीरे धीरे हीट बाहर निकलती रहे, बट वो प्रोसेस इतना स्लो होना चाहिए कंप्रेशन का या एक्सपेंशन का कि उसकी वजह से जो एक्सचेंज ऑफ हीट तो हो, एक्सचेंज हीट तो, बट इतनी स्लो हो कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर चेंज ना हो, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता बट हमें हीट एक्सचेंज करानी है, तो हमें जो कंप्रेशन या एक्सपेंशन का प्रोसेस है वो स्लो रखना पड़ेगा। सो दीज आर सम टू एसेंशियल कंडीशन फॉर अ प्रोसेस परफेक्ट आइसोथर्मल चेंज। नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल चेंज। इक्वेशन क्या होगी, आइडियल गैस इक्वेशन क्या पढ़ी हमने, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यही पढ़ा आइडियल गैस इक्वेशन। उसमें क्या है, टी क्या है, कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, दैट मींस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये पढ़ा था हमने, पीवी इक्वल टू एनआरटी। एन इज द नंबर ऑफ मोल्स फॉर अ पर्टिकुलर सिस्टम, एन इज कांस्टेंट, आर इज अ गैस कांस्टेंट and T temperature. If this is constant, this whole term is constant on the right hand side. That means PV equal to constant. For isothermal process or isothermal change, PV is constant and this is Boyle's law. Boyle's ने law दिया था PV equal to constant. For an isothermal change, ideal gas equation is PV equal to constant. For an ideal gas in thermal isothermal process, there is no change in internal energy. बहुत important ये नोट है जो यहाँ लिखा है, जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, और इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का, जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, क्लियर। सो आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होती है, जीरो, डीयू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो, इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो है, दैट मींस इनिशियल इंटरनल एनर्जी इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो। सो दिस इज ऑल फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अब एडियाबेटिक चेंज में क्या है, एडियाबेटिक चेंज क्या होता है, जिसमें क्या होता है, हीट एक्सचेंज नहीं होती, ठीक है ना, देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। एडियाबेटिक वॉल के बारे में पढ़ा था हमने जीरोथ लॉ में। सो अ चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस व्हेन नो हीट इज अलाउड टू एंटर इनटू और एस्केप फ्रॉम द गैस इज कॉल्ड एन एडियाबेटिक चेंज। सो अ चेंज इन द प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज होना, ठीक, कोई भी सिस्टम सराउंडिंग्स है उसके प्रेशर या वॉल्यूम में चेंज होना, बट हीट चेंज नहीं हो रही, मतलब ना हीट एंटर करने को अलाउड है ना एग्जिट करने को अलाउड है, एस्केप करने को। सो दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। टेम्परेचर कैन चेंज इन एडियाबेटिक प्रोसेस, टेम्परेचर ऑफ गैस विल ऑल्सो चेंज, टेम्परेचर चेंज होगा एडियाबेटिक प्रोसेस में, ठीक है, बट हीट एक्सचेंज नहीं होगी सिस्टम और सराउंडिंग में, दैट इज एडियाबेटिक चेंज। सम एग्जांपल्स ऑफ एडियाबेटिक चेंज आर सडन बर्स्टिंग ऑफ अ ट्यूब ऑफ बाइसिकल टायर, बाइसिकल टायर होती है उसका ट्यूब बर्स्ट करता है, दैट इज अ एडियाबेटिक प्रोसेस, सडन बर्स्ट करता है। एक्सपेंशन ऑफ हॉट गैसेस इन एन इंटरनल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन में उसकी टेम्परेचर की वजह से गैसेस एक्सपैंड करती हैं, दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। सो टू एसेंशियल कंडीशन फॉर अ परफेक्ट एडियाबेटिक प्रोसेस, जैसे हमने आइसोथर्मल पढ़ी थी, आइसोथर्मल में क्या पढ़ा था, वॉल्स कंडक्टिंग होनी चाहिए, इससे ऑपोजिट एडियाबेटिक में तो हीट ही एक्सचेंज नहीं हो सकती, दैट मींस वॉल्स कैसी होनी चाहिए, नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए, वॉल्स ऑफ कंटेनर मस्ट बी परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग। और सेकंड क्या है, उसमें हमने क्या करा था कि जो प्रोसेस कंप्रेशन या एक्सपेंशन का प्रोसेस है वो इतना धीरे होना चाहिए कि आराम आराम से उसमें से हीट एक्सचेंज हो जाए, बट इसमें तो हमें हीट एक्सचेंज नहीं करनी, तो एकदम हमें इसमें सडन करना पड़ेगा, कंप्रेशन या एक्सपेंशन एकदम सडन प्रोसेस करना पड़ेगा कि हीट एक्सचेंज को टाइम ही ना मिले, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन शुड बी सडन सो दैट देयर इज नो टाइम फॉर एक्सचेंज ऑफ हीट। ये जो बर्स्टिंग ऑफ ट्यूब ऑफ बाइसिकल एकदम सडन होता है, सडन एक्सपेंशन ऑफ गैस जिससे बर्स्ट हो जाता है, ट्यूब की एक लिमिट है ना, उसकी रबड़ की एक लिमिट है, जितनी लिमिट वो बियर कर पाए उसके बाद वो क्रैक हो जाता है, तो एकदम से जो टायर बर्स्ट होता है दैट इज अ एडियाबेटिक चेंज, क्लियर। सो दीज आर टू कंडीशन फॉर अ परफेक्ट एडियाबेटिक चेंज। Now just like PV equal to constant for isothermal process or PV is equal to nRT, we have PV gamma equal to constant equation for
एडियाबेटिक चेंज, एडियाबेटिक चेंज की इक्वेशन क्या है, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, देयर इज अ टर्म गामा हियर, और हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है व्हाट इज गामा, सीपी बाय सीवी पढ़ा था ना, सीपी बाय सीवी, व्हाट इज सीपी, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर divided by specific heat of gas at constant volume, that is Cp by Cv, that is equal to gamma. So from standard gas equation we know Pv is equal to RT. 1 mole of gas के लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो क्या होगा, Pv equal to RT. तो यहां से सपोज मैंने P की वैल्यू निकाल ली, P की वैल्यू यहां से RT by V, और यहां पुट कर दी P की वैल्यू, Pv गामा इक्वल टू कांस्टेंट में P की वैल्यू पुट कर दी. P की वैल्यू पुट करने में ये R और T क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, सॉरी ये R कांस्टेंट है, R कहां आ जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा. V न्यूमरेटर में V गामा है, डिनोमिनेटर में न्यू V है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, V गामा -1 हो जाएगा, और साथ में T बच जाएगा, तो T V गामा -1 एंड दिस राइट साइड इज कांस्टेंट. बेसिकली ये क्या है, हमारे पास एडियाबैटिक इक्वेशन है पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म में है. अगर मुझे टेम्परेचर और वॉल्यूम की टर्म में चाहिए तो मैं प्रेशर को इस इक्वेशन से चेंज कर दूंगा, प्रेशर को लिख दूंगा RT बाई V के टर्म्स में, और जो मेरे पास आएगा टीवी गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये भी एक एडियाबैटिक चेंज की इक्वेशन है, बट दिस इज इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. नेक्स्ट सिमिलरली अगर मुझे प्रेशर और टेम्परेचर में चाहिए, यहां पर क्या चाहिए, प्रेशर टेम्परेचर, दैट मींस मुझे वॉल्यूम को चेंज करना है, तो मैं इस इक्वेशन से वॉल्यूम की जगह क्या लिखूंगा, RT बाई P लिख दूंगा, RT बाई P लिखूंगा तो मेरे पास आएगा ये P गामा -1 T गामा इज कांस्टेंट. सो दीज आर 3 इक्वेशंस फॉर अ एडियाबैटिक चेंज. इक्वेशन सेम ही है बट टर्म्स में डिफरेंट स्टेट वेरिएबल टर्म्स में है, प्रेशर वॉल्यूम टर्म में है, प्रेशर टेम्परेचर टर्म में है, और टेम्परेचर वॉल्यूम टर्म में है. ठीक है, ये जो ब्लू कलर में है ये 3 इक्वेशंस हैं एडियाबैटिक चेंज की. पीवी गामा इज कांस्टेंट, याद रखना है. आइसोथर्मल में क्या है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसमें गामा का फैक्टर आ जाता है, गामा इज सीपी बाय सीवी. सो दिस इज इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक चेंज. तो आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस की हमने कंडीशंस पढ़ी और उसकी इक्वेशंस पढ़ी. क्लियर. तो इक्वेशन से हम स्लोप भी निकाल सकते हैं. आइसोथर्मल और एडियाबैटिक कर्व ग्राफ है, सपोज आइसोथर्मल और एडियाबैटिक ग्राफ बनता है, उस ग्राफ की स्लोप क्या होगी और किसकी ज्यादा स्लोप होगी, किसकी कम स्लोप होगी. सो स्लोप ऑफ एन आइसोथर्मल और एडियाबैटिक कर्व इज गिवन बाय dp by dv. वन सेकेंड, सपोज आई हैव दिस ग्राफ, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व है, तो जो भी कर्व आएगा वो कर्व किसका होगा, चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम, दैट विल गिव द स्लोप. उस कर्व की स्लोप क्या होगी, स्लोप क्या होता है, y बाय एक्स ना, tan थीटा y बाय एक्स होता है, dy बाय dx स्लोप. हमने स्टार्टिंग में ग्राफ पढ़े थे क्लास 11 की स्टार्टिंग में. सो dy बाय dx इज स्लोप. सेम स्लोप ऑफ आइसोथर्मल और एडियाबैटिक कर्व, जो प्रेशर वॉल्यूम कर्व है उसका आइसोथर्मल का स्लोप क्या होगा, dp बाय dv. एंड फॉर आइसोथर्मल चेंज स्लोप इससे निकलेगा dp बाय dv से, जो ग्राफ है. और आइसोथर्मल चेंज की इक्वेशन क्या होती है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट. तो यहां से अगर इसको डिफरेंशिएट करूंगा दोनों साइड, एक बार प्रेशर एज इट इज वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन प्लस एक बार वॉल्यूम एज इट इज प्रेशर का डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0. ठीक है ना, 0 क्यों, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0. सो प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है या वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज हो रहा है, दैट इज इक्वल टू 0. तो इसको जब सॉल्व करूंगा तो यहां से dp बाई dv की वैल्यू आएगी -p बाई v. कितनी वैल्यू आई, dp बाई dv की -p बाई v. ठीक है, तो ये स्लोप आ गई आइसोथर्मल के केस में. नेक्स्ट ऐसी हम स्लोप निकालेंगे एडियाबैटिक के केस में. एडियाबैटिक इक्वेशन मुझे पता है pv गामा इक्वल टू कांस्टेंट होती है, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, एक बार p कांस्टेंट v गामा को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, nx n-1 डिफरेंशिएशन पढ़ा था ना ऐसे, गामा v गामा -1 इज कांस्टेंट dv, और एक बार dp को डिफरेंशिएट करूंगा, p को डिफरेंशिएट करूंगा dp इंटू v गामा, दैट इज 0. जब इसको सॉल्व करेंगे तो dp बाई dv मेरे पास ये आ गया माइनस गामा p बाई v. तो एक गामा का फैक्टर ज्यादा आ रहा है इस इक्वेशन में p बाई v में, और इस इक्वेशन में गामा का फैक्टर एडियाबैटिक में ज्यादा आ रहा है, और गामा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है. दैट मीन्स जो एडियाबैटिक की स्लोप है वो ज्यादा स्टीपर होगी, स्लोप ज्यादा है किससे, आइसोथर्मल की स्लोप से. सो देयरफॉर द कर्व एडियाबैटिक कर्व इज मोर स्टीपर देन आइसोथर्मल कर्व. और यहां से दिख रहा है एक्सपेंशन के केस में, देखो आइसोथर्मल का कर्व, एडियाबैटिक का कर्व क्या है, ज्यादा स्टीप है, ज्यादा स्लोप है एडियाबैटिक की रेदर देन आइसोथर्मल. ये एक्सपेंशन हो रही है क्यों, क्योंकि वॉल्यूम राइट साइड में चेंज हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, कॉम्प्रेशन हो रहा है. ठीक है ना, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, राइट टू लेफ्ट ग्राफ.
सो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, इसको हम इंडिकेटर डायग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जब एक्सपेंशन हो तो आइसोथर्मल को हम ऐसे डिपिक्ट करते हैं और एडियाबैटिक को ऐसे। एडियाबैटिक की स्लोप ज्यादा है गामा टाइम्स, और कॉम्प्रेशन के केस में फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जैसे मैंने बताया राइट से लेफ्ट कॉम्प्रेस हो रहा है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कम हो रही है। एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है, ये एरो राइट टू लेफ्ट की तरफ है, दैट मींस वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, वी आर कंप्रेसिंग द गैस, ठीक है। गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, या कंप्रेस उसको हम एडियाबैटिकली कर सकते हैं या आइसोथर्मली कर सकते हैं, ठीक है। एडियाबैटिक में क्या होता है, वॉल्स नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए, जिस भी सिलेंडर में गैस है उसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, उसमें एडियाबैटिक में क्या होना चाहिए, वॉल्स नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए, और आइसोथर्मल में कंडक्टिंग होनी चाहिए। एडियाबैटिक प्रोसेस बहुत सडन होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, और आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो होना चाहिए, जो हमने कंडीशंस में पढ़ा। क्लियर? सो नेक्स्ट we have to do a derivation very important from exam point of view, that is work done in an isothermal expansion। जो हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन पढ़ा उसमें वर्क डन कितना होता है। सपोज ये मेरे पास एक ये कंटेनर है, इस कंटेनर में गैस है, क्लियर, और ये पिस्टन है, कंटेनर में गैस है, इसमें ये जो पिंक कलर में है, और ये पिस्टन है। विजुअलाइज कर पा रहे होगे आप आराम से। अब मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या बोला था कि हमारे पास वॉल्स कैसी होनी चाहिए, कंडक्टिंग होनी चाहिए, तो इसलिए यहां लिखा है ये जो वॉल है कंटेनर की, ये कैसी है, कंडक्टिंग वॉल है। क्लियर? सपोज द गैस इज एक्सपैंडिंग, गैस एक्सपैंड हो रही है, एक्सपैंड होने की वजह से क्या है, ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा। इनिशियली इसकी पोजीशन कितनी थी, ये पोजीशन थी, इसकी पोजीशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, dx डिस्टेंस पे ऊपर चला गया, इनिशियली ये डॉटेड पोजीशन पे था। क्लियर? सो सपोज वी हैव 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस is enclosed in a cylinder. Cylinder has perfectly conducting walls and perfectly frictionless and conducting piston. तो जो पिस्टन भी है ये फ्रिक्शनलेस है, इसमें कोई फ्रिक्शन की वजह से कुछ एनर्जी लॉस नहीं होगा, और ये पिस्टन भी कैसा है, कंडक्टिंग है, ठीक है। यहां से भी हीट एक्सचेंज हो सकती है। So consider this piston having, consider this container with piston having ideal gas and conducting walls. Suppose P1, V1 and T is the initial pressure, volume and temperature of gas. Suppose पिस्टन जब इनिशियल अपनी पोजीशन पे था, ये जो डॉटेड लाइन है, जब गैस एक्सपैंड नहीं हुई थी तो उसमें तब उसका प्रेशर जो था गैस का, वो था P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T, ठीक है। और जब गैस एक्सपैंड होने के बाद इसका प्रेशर सपोज चेंज हुआ, कितना, P2 हो गया, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम भी चेंज हुई V2, बट ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर क्या है, T, पहले भी T था और बाद में भी T। क्लियर? सो प्रेशर वॉल्यूम आफ्टर द एक्सपेंशन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। सो P इज द प्रेशर ऑफ गैस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द एक्सपेंशन। ड्यूरिंग द एक्सपेंशन मैंने तो ये इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर बोला है। सपोज ड्यूरिंग द एक्सपेंशन देयर इज सम प्रेशर P, सो वर्क डन फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन, उसकी बात करेंगे हम। सपोज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो पिस्टन का है वो A है, सो फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस ऑन पिस्टन, ये पिस्टन एक्सपैंड हो रहा है, कैसे एक्सपैंड हो रहा है, गैस पिस्टन पे फोर्स लगा रही है, अपवर्ड फोर्स, जिसकी वजह से वो एक्सपैंड हो रहा है, दैट फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। हमने पढ़ा है ये फोर्स क्या होता है, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। सपोज ड्यू टू दिस फोर्स देयर इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, कुछ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुई पिस्टन में, हमने यहाँ देख रहे हैं, इसमें फिगर में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है dx। सो स्मॉल वर्क इज डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, तो मतलब गैस ने कुछ वर्क किया ना पिस्टन को एक्सपैंड करने में, गैस ने फोर्स लगाई, वर्क किया, कितना वर्क किया होगा, वर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, तो स्मॉल वर्क डन dw कितना होगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, यही होता है वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल वर्क डन कितना होगा, dw इज f डॉट dx। क्लियर? एक ही डायरेक्शन में तो f डॉट dx, f dx cos theta is 0, so this is simply dot product is simple multiplication here। सो फोर्स क्या है हमने ऊपर पढ़ा, प्रेशर इनटू एरिया, सो dw हमारे पास क्या आ गया, प्रेशर इनटू एरिया इनटू dx। एंड व्हाट इज एरिया इनटू dx, पिस्टन का एरिया इनटू द डिस्प्लेसमेंट, एरिया इनटू लेंथ क्या होता है, एरिया इनटू हाइट, दैट इज वॉल्यूम। सो स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गैस, कितनी वॉल्यूम इंक्रीज हुई, ये इतना वॉल्यूम, ये एरिया और ये डिस्प्लेसमेंट, तो इतना वॉल्यूम जो है गैस का वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सो हम एरिया इंटू dx को dv भी लिख सकते हैं, दैट इज स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। तो हमारे पास जो dw आया क्या आया, p इंटू dv, a इंटू dx की जगह क्या लिख दिया, एरिया इंटू dx की जगह dv। सो स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx इज p dv। सो टोटल वर्क डन कितना होगा, ये तो हमने छोटा सा वर्क डन निकाला,
पर इनिशियल प्रेशर P1 जब था या इनिशियल वॉल्यूम V1 थी, उससे लेके यहाँ पर कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, तो हम लिमिट्स, हम टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे? ऑब्वियसली हम इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स कैसे होंगी? इस वॉल्यूम पे इंटीग्रेट करना है, तो इनिशियल वॉल्यूम से लेके फाइनल वॉल्यूम तक, दैट मींस V1 से लेके V2 तक. सो टोटल वर्क डन इन एक्सपेंशन फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू PdV. तो वर्क डन हमारे पास जो आया कितना आया? PdV, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस. ये जर्नल वर्क डन है, वर्क डन कितना आया? PdV. अब हमारे पास यहाँ प्रेशर है, यहाँ dV है, तो हम इसको, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, ये कांस्टेंट तो है नहीं, इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे, तो हमें प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म्स में लिखना होगा प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म्स में. इस तरह डेरिवेशन आप लर्न कर सकते हैं. प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म्स में लिखने के लिए क्या करते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करेंगे. हमने स्टार्टिंग में ही 1 ग्राम मोल ऑफ गैस लिया है, तो n की वैल्यू 1 है, PV इज इक्वल टू RT. तो प्रेशर को हम वॉल्यूम के टर्म्स में लिख सकते हैं. ये R और T तो क्या है? आइसोथर्मल के लिए कांस्टेंट है. R और T, R भी कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, और टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस में कांस्टेंट था. सो PV इक्वल टू RT when P इज RT by V. तो यहाँ पर इस इक्वेशन में प्रेशर की जगह RT by V वैल्यू पुट कर देंगे. नाउ दिस RT इज कांस्टेंट, वी कैन इजीली टेक इट आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन. RT को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले आए. क्लियर? तो मेरे पास क्या आ गया? इंटीग्रेशन V1 टू V2 1 by V dV. और स्टार्टिंग में मैंने आपको मैथमेटिकल टूल्स कराए थे क्लास 11 की स्टार्टिंग में, उसमें dV by V, dx by x का इंटीग्रेशन क्या बताया था मैंने? log of x. dx by x का इंटीग्रेशन क्या बताया था? log फंक्शन ऑफ x. अब तो आपने केमिस्ट्री में भी लोगैरिथमिक पढ़ लिया होगा इक्विलिब्रियम चैप्टर में. तो व्हाट इज w इज RT, और 1 by v का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 by v is log e v. What is this 1 by v? Log e v. And limits is from v1 to v2. Oh, there is some typing mistake. यहाँ पर आ रहा है v1 by v2. Limits is from v1 to v2. Log base e. जो log आया उसका बेस क्या है? नेचुरल log है, log base e. dx by x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x. तो dv by d का log v. हम इसको सॉल्व करेंगे. एक बार यहाँ v2 की वैल्यू डालेंगे, माइनस एक बार v1 की वैल्यू डालेंगे. एंड log a माइनस log b. There is a property log a minus log b is log a upon b. Log a minus log b is log of a upon b. So log v2 by v1. और ये नेचुरल log है, इसको बेस 10 log में चेंज करने के लिए, log नेचुरल है, ये बेस e है, इसको बेस 10 log में चेंज करने के लिए हम 2.303 के फैक्टर से या 2.3026 के फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करते हैं. सो वर्क डन कैन बी रिटन एज 2.303 और 2.3026 RT log base 10 V2 by V1. Clear? So this is the work done in isothermal process. Also we know that P1 by V1 equal to P2 by V2. क्यों? isothermal process में PV is equal to constant होता है. That means P1 by V1 equal to P2 by V2. तो मैं V2 by V1 की जगह P1 by P2 भी लिख सकता हूँ. तो वर्क डन, जैसे वर्क डन की एक क्वेश्चन आई आइसोथर्मल प्रोसेस में इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ऐसे ही इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी लिख सकते हैं, जिसमें न्यूमरेटर में इस बार इनिशियल प्रेशर है और डिनोमिनेटर में फाइनल प्रेशर है. वॉल्यूम के केस में न्यूमरेटर में फाइनल वॉल्यूम है, डिनोमिनेटर में इनिशियल वॉल्यूम है. सो दिस इज वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस. हमें वर्क डन निकाला PdV, ये सेम है हर प्रोसेस के लिए. वर्क डन एक्सपेंशन में, कंप्रेशन में जो वर्क डन आता है दैट इज इक्वल टू PdV फ्रॉम V1 टू V2. क्लियर? अब हमने आइसोथर्मल में PV इज इक्वल टू RT होता है फॉर 1 मोल ऑफ गैस, PV इक्वल टू RT. तो P को V की टर्म्स में हमने चेंज कर लेना है, और वहां सॉल्व करके इंटीग्रेट करके हमारे पास वर्क डन आ गया. क्लियर? इंटीग्रेट करके क्या आ गया? वर्क डन आ गया. इसमें हम हीट स्पेंट भी निकाल सकते हैं, वर्क डन per joule, that is equal to heat spent. That is not so important. This is important. This derivation and this result is very important. Work done is 2.3026 RT log base 10 P1 by P2 or V2 by V1. So this is the work done in isothermal process. Now we have to do work done in adiabatic एक्सपेंशन. जैसे हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन पढ़ा है, ऐसे एडियाबैटिक एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं. सेम 1 मोल गैस है, 1 मोल गैस फोर्स लगा रही है जिसमें dx डिस्प्लेसमेंट हुआ. But what is the difference between adiabatic expansion and isothermal expansion? In adiabatic expansion, the walls are non-conducting or insulating. Walls जो है वो conduct नहीं कर सकती, heat exchange नहीं करनी adiabatic process में. Clear? So suppose P1, V1 and T is the initial pressure, temperature and volume of gas. P is the pressure at any time and A is the area of cross section of piston. And this cylinder has the non-conducting walls and this piston also is non-conducting. Clear? तो heat यहाँ से बाहर नहीं जाने देनी adiabatic process में. ठीक है, आपको कंडीशन वो इजीली समझ आ गई होंगी. अब सेम चीज है, वही फोर्स, प्रेशर, वर्क निकालना है. तो हमारे पास वर्क डन आ गया बिल्कुल सेम. वर्क डन कितना आ गया? यही आया था PdV V1 टू V2.
बट आइसोथर्मल में प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है, पीवी इज इक्वल टू आर टी या पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, वर्क डन में, वर्क डन के बाद। तो अब यहाँ वर्क डन के बाद हमने एडियाबेटिक में वर्क डन निकालना है। एडियाबेटिक में क्या रिलेशन होता है, पीवी गामा इज कांस्टेंट। वहां क्या था, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट था, यहाँ पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट है। तो यहाँ प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म्स में हम लिख सकते हैं, बट यहाँ वॉल्यूम के साथ एक ये माइनस गामा का फैक्टर आएगा, ए बाई वी गामा, और न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो वी माइनस गामा। क्लियर। सो क्या है, वी वर्क डन इज इक्वल टू पी डी वी फ्रॉम V1 टू V2, सेम करना है, ठीक है ना। उसके बाद पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जो होता है, पीवी इज इक्वल टू आरटी या पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, उससे हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर हम डेरिवेशन कर सकते हैं आइसोथर्मल में। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, बस पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट है, तो और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट से निकालेंगे। तो यहाँ ये आ गया, उसकी वैल्यू पी की वैल्यू पुट कर देंगे इस इंटीग्रेशन में, के इज कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। v माइनस गामा डीवी का इंटीग्रेशन करना है, इजीली है। x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x -2 + 1 अपॉन -2 + 1। सेम v टू द पावर माइनस गामा का इंटीग्रेशन क्या होगा, v माइनस गामा + 1 अपॉन माइनस गामा + 1, एंड इंटीग्रेशन इज फ्रॉम V1 टू V2। यहाँ लिमिट्स जो हैं दैट इज फ्रॉम V1 टू V2। तो एक बार v की जगह V2 डालना है, एक बार v की जगह V1 डालना है। क्लियर। तो हमारे पास जो वर्क डन एडियाबेटिक प्रोसेस में आया उसकी इक्वेशन आई 1 अपॉन 1 माइनस गामा, इस k को भी दोनों साइड कांस्टेंट ले सकते हो बाहर, V2 1 माइनस गामा माइनस V1 1 माइनस गामा, वॉल्यूम के टर्म्स में। इसको हम प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हैं, वी नो PV गामा इज कांस्टेंट और P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा। तो यहाँ V1 V2 की जगह हम प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पर k की जगह P2 V2 गामा इज P1 V1 गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो k है इसकी जगह मैं यहाँ क्या डालूंगा, P2 V2 गामा डाल दूंगा और यहाँ P1 V1 गामा डाल दूंगा, क्योंकि ये सेम है, इक्वल है। जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे कुछ टर्म्स हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी, एंड इफ T2 इज द फाइनल टेम्परेचर, तो मेरे पास क्या आया, सपोज वर्क डन एक तो मेरे पास ये आ गया 1 by 1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1, दैट इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन, 1 अपॉन 1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1। अगर कुछ फाइनल टेम्परेचर और टेम्परेचर के टर्म्स में हमारे को निकालना है, सो वी नो P1 V1 इक्वल टू RT1, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन, P2 V2 इक्वल टू RT2। तो PV इज इक्वल टू RT लिख के हम यहाँ से टेम्परेचर की टर्म्स में भी हम वर्क डन निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सो दिस इज द वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। हमने वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या पढ़ा था, 2.3026 RT log base 10 V2 by V1 या P1 by P2। ऐसे ही एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या है, वर्क डन एक दिए है 1 अपॉन 1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1, या ये तो प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में, और टेम्परेचर के टर्म में क्या होगा R अपॉन 1 माइनस गामा T2 माइनस T1 वेयर R इज दिस गैस कांस्टेंट, ठीक है। हमने सिंपली यहाँ आइडियल गैस इक्वेशन लगाई है। आइडियल गैस इक्वेशन तो PV इक्वल टू NRT रहेगी, ठीक है। हम एडियाबेटिक इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, पर PV इक्वल टू NRT रहेगी। तो यहाँ PV और 1 मोल ऑफ गैस है तो PV इक्वल टू RT लिख सकते हैं। तो इनिशियल और PV इक्वल टू RT फाइनल। टेम्परेचर चेंज हो सकता है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती। सो दिस इज द वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो ये दो डेरिवेशन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एक आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन और एक एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन। क्लियर। आप इस डेरिवेशन को खुद कॉपी में सॉल्व करना, बहुत इजी है। बेसिकली हमने वर्क डन जो PdV निकाला इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2, उसके बाद सॉल्व करना है। एक बार प्रेशर को सॉल्व करना है, प्रेशर को आइसोथर्मल केस में प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन पता होना चाहिए, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट से निकल जाएगा, और एडियाबेटिक में PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट से निकल जाएगा। क्लियर। तो इसके बाद हम आगे और भी पढ़ेंगे इन दोनों प्रोसेसेस के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। हमने अभी अलग अलग पढ़ा, आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा, एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ा। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, देन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। क्लियर। अभी हमने 0th लॉ पढ़ा और वर्क डन आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस में पढ़ा। So this is all about today. If you have any doubt, you can ask me. Thank you.